Hello students, so let's start today's lecture. Today we are going to complete this chapter. ये थर्ड लेक्चर है और देखते हैं आपको कौन कौन से आंसर याद हो चुके हैं. सो पहले तो अपन रिवीजन से स्टार्ट करते हैं फास्ट से विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स. सबसे पहले हमने चैप्टर चालू किया, चैप्टर नंबर 2A चार्ट यूटिलिटी एनालिसिस, जिसका मेन एक बेस आपको मिला था 11th स्टैंडर्ड में, कंज्यूमर बिहेवियर. तो पूरा का पूरा चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 जो रहेगा वो किसके ऊपर रहेगा? कंज्यूमर के बिहेवियर के ऊपर रहेगा. तो मेनली ये 2 है. यूटिलिटी एनालिसिस, व्हाट डू यू मीन बाय यूटिलिटी? अ कैपेसिटी ऑफ अ गुड्स टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स. नेक्स्ट आपका क्या है? एवरी इंडिविजुअल ट्राइज टू सेटिस्फाई हिज वांट विद अवेलेबल रिसोर्सेज. हर इंडिविजुअल अपने सेटिस्फेक्शन अपने वांट्स को सेटिस्फाई करता है जितना भी आपके पास अवेलेबल रहता है रिसोर्सेज. फीचर्स ऑफ यूटिलिटी क्या था? मेरे से सब इंप्रेस. बिना देखे अभी मैं बोलूंगा या तो आप मेरे साथ बोल दीजिए. मेरे से मल्टीपर्पस, एस सब्जेक्टिव कंसेप्ट, यू यूजफुलनेस, बी बेसिस ऑफ डिमांड, आई इंटेंसिटी, एम प्लेजर मेजरेबल, P pleasure, R relative concept, E ethically neutral, and S satisfaction. What are the types of utility? Form, place, time, service, knowledge, possession. What is the content? Utility of a commodity increase with the change in form, place, time, service, knowledge, possession. What are the two concepts? Total utility and marginal utility. Total utility derived from all the units of a commodity consumed by the consumer. नेक्स्ट था नहीं, उसका फॉर्मूला टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी. मार्जिनल यूटिलिटी डेराइव फ्रॉम एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम बाय द कंज्यूमर. फॉर्मूला marginal utility of n unit is equal to total utility of n minus total utility of n minus 1. शेड्यूल है, शेड्यूल में क्या आएगा? इक्वल टोटल यूटिलिटी इंक्रीज, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज. एक टाइम आएगा जहां पास क्या होगा? जीरो हो जाएगा और कांस्टेंट हो जाएगा. ध्यान आ रहा है? जीरो एंड कांस्टेंट के बारे में बात किया हुआ है. फिर पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन उसी को बोलते हैं. उसके बाद डिस यूटिलिटी के बारे में बात किया, नेगेटिव यूटिलिटी. ध्यान आ रहा है? तो इस टाइप से ये कंप्लीट होगा. कंसेप्ट भी हो गया. इसके बाद हमने क्या देखा है? लॉ ऑफ डीएमयू. लॉ ऑफ डीएमयू में आप पढ़ते वक्त क्या ध्यान रखेंगे? फर्स्ट प्रपोज बाय गोसेंस, फर्दर एक्सप्लेन्ड बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल इन हिज बुक्स प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स इन 1890. मोर वी हैव अ कमोडिटी, लेस वी डिजायर टू हैव इट. और एक थर्ड पॉइंट और क्या है? रैशनल कंज्यूमर के बारे में बात किया है. एक जनरल डीएमयू इज यूनिवर्सल इन कैरेक्टर है और बेस्ड ऑन कॉमन कंज्यूमर बिहेवियर है. स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे? अदर थिंग्स बीइंग रिमेन कांस्टेंट, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ commodity goes on diminishing with a increase in the successive unit of a commodity consumed by consumer. Once again, other things being remain constant, marginal utility of commodity goes on diminishing with an increase in the successive unit of a commodity consumed by consumer. शेड्यूल बनाओगे, मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन डिक्रीज होंगी, नेगेटिव तक जाएगी, उसका आप डायग्राम बनाओगे. नेक्स्ट आया था व्हाट आर द अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू. divisibility, homogeneity, rationality, reasonability, continuity, constancy, cardinal measure, single bond. Next आते हैं what are the exceptions of law of DMU. Power of money addiction makes hobo chingu. Power of money addiction makes hobo chingu. Power money addiction hobo hobbies and chingu क्या है आपका? Misers. ठीक है. नेक्स्ट आते हैं what are the limitations of law of DMU. यूएस में ICU. U stands for unrealistic assumption. जितने भी इन्होंने assumption लिए, divisibility, homogeneity, rationality, continuity, ये सब कौन से assumption है? Unrealistic है. ये सब possible नहीं है कि हर चीज divisible हो, हर चीज same हो. Rationality तो ठीक है एक बार, reasonability की भी ठीक है. Continuity and constancy कैसे possible है कि आप continuity में एक back to back कुछ भी चीज consume करोगे? जब एक कार खरीदने जाते हो तो कोई 10 कार खरीदता है क्या? नहीं. तो वो कंटिन्यूटी का पॉसिबिलिटी नहीं है. कोई भी मैंगो भी आप कंज्यूम करोगे तो बैक टू बैक 3-4 खाओगे क्या? नहीं. आप एक खाओगे, 2 खाओगे मैक्स टू मैक्स, राइट. फिर उसके बाद कॉन्स्टेंसी बोलते हैं आपका टेस्ट, हैबिट, फैशन, लाइकिंग,
डिसलाइकिंग सब सेम रहेगा, कैसे पॉसिबल है? वो ओवर द पीरियड आपके जानते दो ना चेंज होते रहते हैं, हार्मोनल चेंजेस के कारण भी आपके सारे लाइक्स डिसलाइक्स ओवर द पीरियड एज के कारण भी सब चेंज होते जाते हैं। बचपन में आप लॉलीपॉप मांगते थे, अभी आप मांगते नहीं हो, अभी कुछ और चीजें आपको चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम अ सिंगल बॉन्ड। कितना अनरियलिस्टिक है कि एट अ टाइम, देखो अब आप इलेक्ट्रिसिटी यूज करके, आप गर्मी लग रही एसी भी यूज कर रहे हो, फैन भी यूज कर रहे हो, प्रोजेक्टर भी, पता नहीं क्या क्या यूज कर रहे हो अभी आप, राइट। इसी तरह वाटर में, अच्छा फूड की बात करें, बहुत बार क्या लगता है भूख भी लगी है बहुत जोर से और हमको कुछ अच्छा टेस्टी भी खाना है, या तो मीठा खाना है या तो नमकीन। तो व्हाट इज दिस, एट अ सेम टाइम आप मल्टीपल वांट्स को, मल्टीपल चीजों को सेटिस्फाई करते हो, अपनी यूटिलिटी को, डिफरेंट डिफरेंट यूटिलिटी को एक साथ सेटिस्फाई कर रहे हो। लेकिन यहाँ क्या अजम्पशन ले रहा है, एट अ टाइम एक ही को आप सेटिस्फाई करो और फिर उसको क्या करो, मेजर करो, जो कि अनरियलिस्टिक है। फिर से सिंगल बॉन्ड, इनडिविजिबल गुड्स, अरे बोल रहा है कि फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, इनको भी हम डिवाइड करके हम खरीद के ला सकते हैं। लाए हो कभी कोई 1.5-2 किलो फ्रिज लेके आया है क्या, या वॉशिंग मशीन 5 किलो लेके आए हो अलग से? नहीं ना। तो वो बोल रहा है सब गुड्स डिविजिबल है, जो कि क्या है, लिमिटेशन है उसकी। कार्डिनल मेजरमेंट बोल रहा है ये एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है, आप सबको ही पता है। आज तक आपको भी बहुत मजा आया था बहुत सी चीजें करने में, लेकिन क्या आपने नंबर्स दिए? नहीं। तो बोल रहा है कि ये बस इकोनॉमिक्स में यहाँ पर सभी मेजर करना है, इसलिए अपन उसको नंबर्स में कन्वर्ट करके मेजर कर रहे हैं, बट दिस कंसेप्ट इज एक्चुअली, यूटिलिटी का जो कंसेप्ट है एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है, ना कि एक वर्बल या कि रिटर्न या कि उसमें नंबरिंग करा जा सके। तो वो भी बोल रहा है एक उसको। एंड कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, बोलते हैं बहुत से लोग होते हैं जो सोशल सर्विस करते रहते हैं, उनको पैसे की इतनी ज्यादा भूख तो नहीं रहती, वो क्या बोलते हैं, 2 वक्त का रोटी कपड़ा मकान मिल जाए, बाकी मैं देश की सेवा करना चाहता हूं, जो जिनको जरूरत है उनकी हेल्प करते रहते हैं। व्हाट इज दिस ऑल अबाउट? तो उनके लिए मनी की इक्विवेलेंट यूटिलिटी नहीं है, उनके लिए थोड़ी कम है। तो बोल रहा है कि कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, लेकिन उनके लिए फर्स्ट 10,000 तो बहुत ज्यादा है यूटिलिटी है, उसके बाद की कम है, क्योंकि फर्स्ट 10,000 में वो क्या कर लेंगे, अपने वांट्स को सेटिस्फाई कर लेंगे, उसके बाद का उनको यूटिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। और कुछ कुछ लोगों को क्या होता है, जितना आए आने दो, ठीक है। तो कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है बोला जा रहा है, वो एक लिमिटेशन है, वो क्या होती है, वेरी करती है एक्चुअल में, ओके। और मनी की कभी भी यूटिलिटी क्या होती है, डिक्रीज ऑन एन एवरेज नहीं होती है, वो इंक्रीज होती जाती है। इसलिए यहां पास एक उसके बोल रहा है कि मनी के ऊपर ये यूटिलिटी का कंसेप्ट या लॉ ऑफ डीएमयू का कंसेप्ट क्या हो सकता है, अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट आता है व्हाट आर द इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस। ध्यान रखना, लिमिटेशंस और क्रिटिसिज्म्स ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू, वो पूछ लेगा व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू, लगेगा आपको फीचर्स पूछ रहा है, वो तो थे नहीं, हॉले टाइप का नहीं करना है। व्हाट इज सिग्निफिकेंस एंड इंपॉर्टेंस, वन एंड द सेम वर्ड। तो एग्जाम में जब पूछे व्हाट आर द सिग्निफिकेंस या की इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू, तब आपको लिखना क्या है, कोगोलोपो, मत लिख के आना, पता नहीं वो बोलेगा बता रहा है, इतने सारे जीरो है उसमें ना, पूछो मत। नेक्स्ट आता है यूजफुलनेस टू द कंज्यूमर। फर्स्ट क्या है, को क्या है, यूजफुलनेस टू द कंज्यूमर। कंज्यूमर वेल अवेयर होता है ये यूटिलिटी के कंसेप्ट से, कि आप ऐसे जाते हो और 50-60 बॉटल ले आते हो, वाटर बॉटल नहीं ना लाते, ये हाँ बोल रहा है, 50-60 वाटर बॉटल लेके आते हो क्या, नहीं, 1-2 लेके आते हो ना, क्यों, आपको यूटिलिटी का, एक कंज्यूमर का आपको यूजफुलनेस टू कंज्यूमर, आपने क्या एनालिसिस किया, यूटिलिटी उसकी एनालिसिस की और उसके अकॉर्डिंगली आपने बाय किया, ओके। नेक्स्ट, यूजफुलनेस टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को बहुत सारे, गवर्नमेंट की टैक्सेशन पॉलिसी, कंज्यूमर पॉलिसी, ये सब बनाने में उनको क्या होती है, हेल्प होती है, कि आफ्टर एनालिसिस कि देखो जैसे वो सिगरेट, कोकीन, गांजा, चरस, नहीं इनमें तो टैक्स नहीं, मतलब अल्कोहल या कि सिगरेट, टबैको, इनमें क्या रहता है, बहुत ज्यादा वो टैक्स चार्ज करते हैं, ओके। लग्जरी व्हीकल्स में ज्यादा टैक्स चार्ज करते हैं। तो ये कंज्यूमर का बिहेवियर देख रहे हैं, पार्ले जी पे कम करते हैं, पार्ले जी में देश चल रहा है, ओके। और फिर उसके बाद वो देखते हैं कि जो रेगुलर गुड्स हैं, जो कंज्यूम करने वाले हैं, सबको इजीली एक अफोर्डेबल रेट में मिल जाए, तो वो बहुत सारी सब्सिडी भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे आपको शुगर में बहुत ज्यादा सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है, ओके। चीनी तो सबको मीठा खाने का हक है देश में, मोदी जी भी बोलते हैं, हमेशा पहली सरकार से आ रहा है। सो गवर्नमेंट क्या करती है, इस टाइप ये सब चीजें एनालिसिस करके कंज्यूमर को, बिहेवियर को देखते हुए क्या डिसाइड करती है, पॉलिसीज डिसाइड करती है, ओके।
नेक्स्ट आता है बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड मतलब बोल रहा है लॉ ऑफ डीएमयू के कारण ही लॉ ऑफ डिमांड कब पढ़ेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में, तो वहां पर डिमांड टॉपिक में लॉ ऑफ डिमांड है, तो उसका बेस कहां बना है लॉ ऑफ डीएमयू में। जैसे मैं बहुत अच्छा एग्जांपल एक देता हूं तो आपको वैसे समझ में आ जाएगा। आप हैंड वॉश खरीदने जाते हो, 1 लीटर का पाउच लेके आते हो, बराबर, वो कितने का आता है 90 रुपीज का, 100 रुपीज का मान लेते हैं समझने के लिए, ठीक है। अब किसको पता है, अब बेस डीएमयू का बेस लेके मैन्युफैक्चरर डिमांड डिसाइड कर रहा है कि आप कितना डिमांड करोगे। अब पता है मैन्युफैक्चरर को कि आप एट अ टाइम 100 रुपए में मैं पूरा का पूरा 1 लीटर दे रहा हूं, तो उसको 900 ml आजकल 750 ml करते जा रहे हैं हैंड वॉश का पाउच 1 लीटर का। उनको पता है एट अ टाइम आप कितना खरीदने वाले हो बताओ, सिंगल 1 लीटर। अब वो क्या करता है, आपने बहुत ज्यादा ऑब्जर्व किया होगा जितने भी मॉल या कि जो भी आप आउटलेट जा रहे हो, पहले एग्जांपल इजीली दे देता था मैं बिग बाजार, अभी अब रिलायंस मार्ट या जो भी जहां भी जा रहे हो, डी मार्ट वॉट, वो क्या करता है बाय वन गेट वन रखता है और उसको या कि 150 रुपीज में 2 पाउचेस देता है। तो आप क्या करते हो, एक खरीद के लाते हो, दो दो क्यों लेके आते हो, दो बाय वन गेट वन नहीं है, समझ लो 150 में 2 दे रहा है, 2 पाउचेस, क्या मिल रहा है अफोर्डेबल डील। ये किसने सोचा और किसने एनालिसिस किया, मैन्युफैक्चरर ने एक थॉट दिया कि देखो, उसने कौन सा कंसेप्ट को यूज करके ये डिसाइड किया, यूटिलिटी, लॉ ऑफ डीएमयू, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसके बाद ऐसा तो उसने नहीं बोला थर्ड पाउच फ्री में, ऐसा बोला क्या उसने, क्यों, क्योंकि उसको मालूम है कि एक डीएमयू के आने के बाद भी नेगेटिव यूटिलिटी होती है, ओके। तो उसने कहां तक दिया ऑफर, सेकंड पाउच तक दिया उसने। लेकिन क्या एनालिसिस किया, क्या यूज किया है, लॉ ऑफ डीएमयू। फर्स्ट यूनिट तो चाहिए था, उसको फुल सेटिस्फेक्शन मिला कि सिर्फ 100 रुपीज में 1 लीटर मिल गया, क्योंकि 100 रुपीज में सिर्फ 250 ml की बॉटल आती है। उसने क्या कर दिया, 100 रुपीज में पूरे पूरे 1000 ml दे दिया। उसके बाद और ऑफर लगाया। तो जैसे जैसे कमोडिटी का प्राइसेस क्या हो रहा है, प्राइस और डिमांड सबका एक दूसरे से रिलेशन है, बट उसमें लॉ ऑफ डीएमयू। अच्छा एक काम करो, ये ऑफर रहेगा तो भी बताओ आप कितने पाउच लेके आओगे, 2 ही लेके आ रहे हो? अरे ऑफर है ना, लेके जाओ ना 8-10 पाउच घर में, क्यों नहीं लेके गए, यूज तो करोगे, हाथ तो धोने पड़ेंगे, राइट। अरे कोरोना कोरोना बहुत ज्यादा यूज कर, तब भी आप क्या कर रहे हो, 2 ही पाउच लेके जा रहे हो, वाई, आपने लॉ ऑफ डीएमयू का कंसेप्ट आपने भी लगाया, और किसने साथ में सोचा, मैन्युफैक्चरर ने भी, उसको पता है कि इससे ज्यादा कोई खरीदेगा जल्दी नहीं, ओके। सो इसी तरह, इसी के लिए बोला गया है बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड यूटिलिटी, या कि बोले लॉ ऑफ डीएमयू इज द बेस फॉर लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, पहले आपको ये तो पता चले, मैं पहले वो तो बता दूं, एटलीस्ट इतना तो आपको पता रहे। लॉ ऑफ डिमांड बोलता है प्राइस के इंक्रीज होने से डिमांड क्या होती है, डिक्रीज होती है, एंड प्राइस के डिक्रीज होने से डिमांड क्या होती है, इंक्रीज होती है। जैसे ही हमने हैंड वॉश का प्राइस डिक्रीज किया, डिमांड इंक्रीज हुई, बट एक लिमिट तक, ओके। सो वो उसने लिमिट कहां से डिसाइड हुई बताओ, लिमिट कहां से डिसाइड हुई, एनीवन, डीएमयू से डिसाइड हुई। समझ में आ रहा है क्या, इसलिए बोला जा रहा है बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड को पूरा सेंटेंस, लॉ ऑफ डीएमयू इज द बेस फॉर लॉ ऑफ डिमांड। लॉ डीएमयू जो है पहले आएगा, फिर उसके बाद लॉ ऑफ डिमांड आएगा, ठीक है, इसमें डिटेल में लिखा है। नेक्स्ट आता है वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन ऑफ ऑल द एग्जामिनर, बाय द एग्जामिनर, दैट इज द बेसिस ऑफ पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू। व्हाट डू यू मीन पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू, पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू इज डिफरेंस बिटवीन, क्या है, कहां से पता चल रहा है आप लोगों को, वेरी गुड, था ना, हाँ था ना, ध्यान आ रहा है। डिफरेंस बिटवीन वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन exchange. Value in use means, value in use means usefulness of a commodity, and value in exchange means rate of exchange of
रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ अ कमोडिटी। सो फिर से एक बार मैं ठीक से बोल रहा हूं, एक बार ध्यान से सुनो। वैल्यू ऑफ पैराडॉक्स मींस डिफरेंस बिटवीन वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन एक्सचेंज। वैल्यू इन यूज मींस रेट ऑफ वैल्यू इन यूज मींस यूजफुलनेस ऑफ कमोडिटी एंड वैल्यू इन एक्सचेंज मींस रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ अ कमोडिटी। वैल्यू इन यूज का एग्जांपल क्या आ जाएगा? एयर, वाटर, मेन वाटर है, ओके इस टाइप की चीजें इनकी क्या है, वैल्यू इन यूज क्या है, बहुत ज्यादा है, बट वैल्यू इन एक्सचेंज क्या है, बहुत कम। बट वैल्यू इन एक्सचेंज मतलब क्या? गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, हाँ प्लेटिनम, सब लिख लेना, ओके। सो वैल्यू इन एक्सचेंज क्या है, इनकी वैल्यू इन एक्सचेंज बहुत ज्यादा है बट वैल्यू इन यूज ऑलमोस्ट बहुत कम है, ओके इसी को बोला जाता है क्या? पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू। आ जाओ, ये दो क्वेश्चन हमने अभी पढ़े हैं, जल्दी से बताओ। व्हाट आर द लिमिटेशंस? यूएस में आईसीयू, यू अनरियलिस्टिक अजम्पशन, एस सिंगल वांट, आई इंडिविजिबल गुड्स, सी कार्डिनल मेजरमेंट एंड यू कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, या कि यूटिलिटी ऑफ मनी नेवर बिकम जीरो। एक ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मनी की हर जगह आएगा। यूटिलिटी ऑफ मनी नेवर बिकम जीरो। रिपीट, यूटिलिटी ऑफ अ मनी नेवर बिकम जीरो, या कि कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। एक बार फिर से, यू अनरियलिस्टिक अजम्पशन, एस सिंगल वांट, आई इंडिविजुअल गुड्स, एस सी कार्डिनल मेजरमेंट एंड यू कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। यूटिलिटी ऑफ मनी के बारे में बोला है। कोगोलोपो बोल दो, इंपॉर्टेंस, यूजफुलनेस टू द कंज्यूमर, यूजफुलनेस टू द गवर्नमेंट, बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, एंड लास्ट में basis of paradox of value. What do you mean paradox of value? Difference between value in use and value in exchange. Value in use means usefulness of a commodity, and value in exchange means rate of exchange of one commodity with another. एग्जाम्पल आपको पता है, ठीक है, ये भी हो गया। आ जाओ अभी लास्ट में, रिलेशनशिप बिटवीन द मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस। इसको बहुत इजी कर रहा हूं, काफी स्टूडेंट इसको एज अ शक निगाहों से देखते हैं। एक सिंपल चीज याद रखना, स्टेटमेंट को टूर टूर के देखो, एक चीज याद रखना है बस। बोल रहा है कि जो आपको यूटिलिटी मिल रही है तो कुछ ना कुछ पैसे देके, जैसे आपको मैंगो पसंद है, आपने बोला था। अब मैं वैसे अक्षय कुमार वाले क्वेश्चन नहीं पूछूंगा कैसे खाते हो, हाँ, लेकिन आपको मैंगो पसंद है। मैंगो कैसे मिलते हैं आपको? खरीद के लाते हो, चोरी करके लाते हो? खरीद के लाते हो। उसके लिए क्या देना पड़ता है? पैसे। तो आपको उसके लिए क्या पे करना पड़ता है? प्राइस। उसके लिए आपको क्या पे करना पड़ता है? प्राइस। और क्या सोच के आप कितने लाते हो बताओ? आपको हाफ डजन, वन डजन। आप ऐसे क्यों नहीं करते हो कि क्विंटल में ले आते हो? क्यों नहीं लेके आते हो? रीजन, यूटिलिटी। यूटिलिटी। सो आपने जब वो हाफ डजन भी डिसाइड किया, या कि हमने वन मैंगो डिसाइड किया कि यार बहुत क्रेविंग हो रही है, खाना है, या कि अपन पेस्ट्री, कभी कभी लगता है कि पेस्ट्री खानी है कोई सी, कौन सी अच्छी पेस्ट्री, नहीं नहीं नहीं, मैं अपनी फेवरेट बता रहा हूं ना, तब कभी आप लोग को लाना हो तो रसमलाई, नहीं, रसमलाई। एक रसमलाई है, दूसरा वो रोज फ्लेवर में आती है, हाँ, दो रेड वेलवेट। हाँ, अरे जाने दो, अच्छी जगह से लाओगे तो अच्छा लगता है, टेस्ट बढ़िया रहता है। चॉकलेट केक में पसंद नहीं है, चॉकलेट सिर्फ चॉकलेट में पसंद है, चॉकलेट लाना बस। हाँ, डेयरी मिल्क, कैडबरी में जो भी आएगी, चॉकलेट केक नहीं पसंद आता है। चलो पसंद लिख के ले लेना, सबको लाना है, एक दिन में सब मत लाना। हर साल कोई ना कोई बैच में एक केक मेकर रहते हैं कि घर में होममेड केक रहते हैं, तो हर साल, और उसके बाद भी बैच खत्म होने के बाद भी आते रहते हैं। अनघा करके अभी स्टूडेंट है, वो भी बहुत लाती है केक। इसके पहले भी है, कुछ पेंटर पोस्टिंग बना के लाते हैं, तो वो एक पेंटिंग लाई है स्टूडेंट ने, वो अभी निकाल दी है, वो भी लगा देते हैं। सो लाते हैं तो आप भी लेके आना कुछ ऐसा। नेक्स्ट, नहीं ऐसा मत करना, मजाक कर रहा हूं पब्लिकली, ठीक है। नेक्स्ट, आप तो टॉपिक से भटक गए। पढ़ाई। तो आपने पेस्ट्री के लिए डिसाइड किया, क्रेविंग हो गई, आपको जो भी पेस्ट्री पसंद है वो आप खा रहे हो, ठीक है। आपने लेकिन बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट शॉप्स हैं,
वही पेस्ट्री आपको 50 रुपीज में, 35 रुपीज में, और वही आप कहाँ चले जाओ, सीसीडी में चले जाओ तो 200 रुपीज में मिलेगी, राइट? अरे हाँ भाई, कहाँ से आते हैं ये? देखो, मोंजनीस वाले ने मेरे गया था, उसने पैसे नहीं दिए मेरे को, उसकी पब्लिसिटी नहीं होगी यहाँ, ठीक है? सीसीडी वाले से बात हो गई है मेरी, हाँ, पेड प्रमोशन है। सो हम बात कर रहे थे कि आपने पेस्ट्री डिसाइड की, तो आपने क्या डिसाइड करोगे उस वक्त कि कितना अमाउंट पे करना चाहिए, वो जो आपकी यूटिलिटी है उसको सेटिस्फाई कर दे, राइट? सो आप अपनी यूटिलिटी को ना प्राइस में कन्वर्ट करो। अच्छा, अभी वही चीज है, अब आपको पॉकेट मनी छोटी सी मिलती है, समझना ये रईसों के लिए नहीं है, नहीं तो जज्बाती हो जाएंगे। अब आपको लिमिटेड पॉकेट मनी मिलती है, हमको भी मिलती थी, बहुत ही लिमिटेड मिलती थी। अब उसमें इनकेस मैं सीसीडी के सामने हूं और मेरे को पेस्ट्री सामने अभी दिख रही है, तो मैं कितना भी करूं तो मैं वहां से नहीं खरीद रहा हूं। व्हाई? कोई बताएगा? मैंने कंपेयर किया, मेरे को यूटिलिटी थी, मेरे को बहुत क्रेविंग हो रहा था, टेस्ट लग रहा था, मेरे को अपने आप को सेटिस्फाई करना था वो पेस्ट्री खा के, लेकिन मैंने फिर यूटिलिटी एनालिसिस करना चालू की। अरे यार, यही पेस्ट्री जाएंगे, मैं 4 दिन तक खा सकता हूं ऐसी पेस्ट्री। फिर मैंने अपनी यूटिलिटी को और जो अमाउंट पे करना है उन दोनों को क्या किया, मैंने कंपेयर किया। ध्यान से सुनते जाना, पूरा कंसेप्ट खत्म हो रहा है, थोड़ी देर बाद बोले क्या बोल दिए, पढ़ा दिया आपने? हाँ, तो आपने उस टाइम क्या एनालिसिस किया, जो यूटिलिटी मिल रही है और जो मैं प्राइस पे कर रहा हूं, क्या दोनों मैच कर पा रहे हैं? मैंने तो डिसाइड किया नहीं। वाई? 200 250 की पेस्ट्री मेरे से नहीं जाएगी, आज भी नहीं जाएगी, ठीक है? सो अपन को क्या करना है, आप क्या कर रहे हो, यूटिल। अब वही चीज क्या करोगे आप, मोंजनीस के सामने जाओगे, या केक एंड किकीज ने भी थोड़ा बहुत पैसे दिए, सो उनसे जब हमने वहां की प्राइस से कंपेयर किया तो एक बजटेड प्राइस में मिल रहा था, तो बोलते हैं ठीक है चल, मैं भी खाऊंगा, अपने दोस्त को भी खिलाऊंगा। क्यों? क्योंकि वहां पास मैं यूटिलिटी और प्राइस को कंपेयर कर रहा हूं और मेरे यूटिलिटी और प्राइस को दोनों को मैच कर रहा है। गॉट माय पॉइंट? समझ में आ रहा है क्या? सो आप जब भी प्राइस पे करते हो तो आप क्या एनालिसिस कर रहे हो, उसकी यूटिलिटी उस प्राइस के वर्थ है कि नहीं। अब आप थिएटर में जाते हो, थिएटर में जाते थे, पहले हम भी मूवी देखने जाते थे, पहले हम भी जाते थे। तब हम कैसे जाते थे फ्रेंड्स के साथ? खा पी के बढ़िया से जाते थे। रीजन क्या था? हमको पता है कि वहां का समोसा 10 रुपए वाला मेरे को 50 या 80 रुपए में मिलेगा, 50-80 रुपीज में मिलेगा। तो हम ऑलरेडी मूवी की टिकट लेने से पहले ही हमको डिसाइड था कि हमारी यूटिलिटी एंड प्राइस वहां पास मैच करने वाली नहीं है। तब मैंने क्या किया, पहले से खा के गए और वहां पास हमने उस फूड में, जो थिएटर के अंदर कैंटीन्स हैं, उसमें हमने स्पेंड नहीं किया। तब मेरे पास क्या था, यूटिलिटी और प्राइस का मैंने उस टाइम क्या कर रहा था, एनालिसिस कर रहा था, राइट? जब मैं आपके स्टेज पे था तब हम भी मूवी जाते थे और ऐसे करते थे। ओके, आपको मेरे ख्याल से एग्जांपल काफी कुछ समझ में आया। तो अब हम उस यूटिलिटी और प्राइस को कैसे मैच करेंगे वो मैं रफ में आपको दिखाता हूं। आ जाओ। आपने देखा कि देखो यूटिलिटी को, वो जो यूटिलिटी है, जो भी लिखा है, क्या लिख दिया मैंने, यूटिलिटी को मैं कंपेयर किससे करने वाला हूं, प्राइस से। अब मैं प्राइस इनकेस 50 रुपीज पे कर रहा हूं पेस्ट्री का, तो उसकी यूटिलिटी जो मेरे को मिल रही है इक्विवेलेंट टू 60 मिले, 70 मिले, यूटिलिटी इक्विवेलेंट टू प्राइस। मैं यूटिलिटी को किस में कन्वर्ट करूंगा, प्राइस में। देखो जैसे सिंहड़ फोर्ट में हम चढ़े हैं, कितनी मेहनत करके, गला सूख गया है। अब वहां पास आपको 10 रुपीज वाली वाटर बॉटल आपको 30 रुपीज में भी दे, तब भी आप खरीदोगे। उस वक्त यूटिलिटी एनालिसिस किया आपने? यस, किया है। लेकिन उस वक्त आपकी यूटिलिटी क्या थी, उस वक्त बहुत ज्यादा थी उस प्रोडक्ट के लिए, इक्विवेलेंट टू देयर प्राइस। आप बोल रहे हो क्या 30 रुपीज मांग रहा, ले 100 रुपए ले, लेकिन भाई पानी दे दे, नहीं तो मैं मर जाता। व्हाट इज दिस? सो मैं हम बात कर रहे हैं, जब जब यूटिलिटी मिलने वाली जो है इक्विवेलेंट टू प्राइस ज्यादा रहेगी, तब तक एक कंज्यूमर उसके अमाउंट को पे करेगा।
अब मैं बताता हूं डाइसी वाला। कभी कभी यूटिलिटी क्या होती है, इक्विवेलेंट टू प्राइस 50 रहती है और आपका प्राइस भी पे करना है 50 रहता है। मैं बताता हूं कहां होता है। जब आप गारमेंट्स खरीदने जाते हो ना, गारमेंट्स मतलब आपकी शर्ट, टी शर्ट, जीन्स, शूज, तब आप कहते हो अरे यार है तो थोड़ा सा महंगा है, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, चलता रहता है दिमाग में। क्यों? आप देख रहे हो यूटिलिटी और प्राइस दोनों एकदम एग्जैक्ट मैच कर रही है, लेकिन आप देख रहे हो कि यूटिलिटी ज्यादा है कि प्राइस ज्यादा है। यूटिलिटी समझ में आ रहा है क्या कुछ कुछ? क्यों ऐसा कर रहे हो? तब उस वक्त यूटिलिटी एंड प्राइस क्या होता है, सेम होता है। या कि आप एक डिसीजन लेते हो, यूटिलिटी हमको 60 मिल रही है और हम प्राइस कितना पे कर रहे हैं 50, डन परचेस। लेकिन फिर से आप एक बार फ्रेंड से पूछते हो अरे यार इतना भी मजा नहीं आ रहा ना, यूटिलिटी इससे 40 मिल रही है और प्राइस हमको कितना पे करना है 50। एक नॉर्मल रैशनल सेंसिबल कंज्यूमर क्या करेगा? नहीं खरीदेगा। क्यों? क्योंकि यूटिलिटी क्या मिल रही है, कम मिल रही है एज कंपेयर टू द प्राइस पेड। आ जाओ वापस, खत्म हो गया टॉपिक। इट इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द लॉ ऑफ डीएमयू। इट इज essential टू कन्वर्ट द मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी। जो जितनी यूटिलिटी हम बात कर रहे थे ना, 10 आउट ऑफ 10, 10 आउट ऑफ 10। जैसे मैंने अपनी आपको सिंहगढ़ फोर्ट पूरा चढ़ लिया, आपने बोला यूटिलिटी एक वाटर बॉटल से मेरे को कितनी मिल रही है, 100 की यूटिलिटी मिल रही है और प्राइस कितना पे कर रहे हो 30। तो हमने यूटिलिटी को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, प्राइस में। सो समझ लेते हैं यूटिलिटी कैसे मिलती है, 1 2 3 10 6 8 ऐसे मिल रही है यूटिलिटी। समझ लेते हैं एक यूटिलिटी की वैल्यू 10 रुपीज है, एक यूटिलिटी की वैल्यू 10 रुपीज है। आपको यदि 10 आउट ऑफ 10 मिला यूटिलिटी वाटर बॉटल खरीदने से, तो आपने पे जितना किया है उसको क्या करेंगे, जितनी यूटिलिटी है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको 100 की यूटिलिटी मिली। कैसे समझ में आया? 1 यूटिलिटी की वैल्यू देखो, 3 यूटिलिटी मिलती है आपको और एक यूटिलिटी की वैल्यू कितनी है 10। एग्जांपल लिया गया है, ये कहीं इनकम टैक्स के एक्ट में नहीं लिखा है। हाँ, तो कितनी आपको यूटिलिटी मिली टोटल इन रेलिवेंट टू प्राइस 30। ये प्राइस के इक्विवेलेंट है। अब आपके हिसाब से इसके लिए ना आप 30 रुपीज तक पे कर सकते हो और इसके लिए मैक्स टू मैक्स 100 रुपीज तक पे कर सकते हो। ओके, आ जाओ। कन्वर्ट द एमयू इन टर्म्स ऑफ मनी। मार्जिनल यूटिलिटी किस में कन्वर्ट करना है, मनी में। सो दैट कैन बी कंपेयर्ड विद द मार्केट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। तब हम मार्केट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट से इजीली कंपेयर कर पाएंगे। लेट अस अज्यूम 1 यूनिट ऑफ एमयू, एक यूनिट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। मैंने एग्जांपल अच्छे से दे दिया है, अपन पैसों की बात उसमें नहीं कर रहे हैं। एक यूटिलिटी की वैल्यू कितनी है, 10 है। एक यूटिलिटी की वैल्यू कितनी है, 10 है। और मार्केट प्राइस ऑफ अ कमोडिटी पर यूनिट एक एक्स है, एक्स मतलब समझ लो ये एक प्रोडक्ट है, उसकी वैल्यू कितनी है 10 रुपीज है, 50 रुपीज है। समझ में आ रहा है क्या कुछ कुछ? एक यूटिलिटी की वैल्यू बताओ, क्या है यहां पास अजम्पशन लिया गया है। लेट अस टेक, ध्यान आ रहा है ना, 10th में मैथ्स में पढ़ते हो, अभी भी जो मैथ्स के स्टूडेंट रहेंगे क्या पढ़ते हो। लेट अस अज्यूम यूनिट ऑफ 1 इज दिस, x इज इक्वल टू दिस। वैसे ही यहां पास है, लेट अस अज्यूम 1 यूनिट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू ₹10 एंड मार्केट प्राइस ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटी x इज ₹50। अब इसको पढ़ते हैं। यदि आपने फर्स्ट यूनिट खरीदा, आपने फर्स्ट यूनिट खरीदा, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मिल रही है आपको 10। फर्स्ट यूनिट से जनरली आपको मिलती भी है। यदि हम इसको कन्वर्ट करेंगे मनी में तो कितना आ जाएगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 10। क्यों है 10? ये एक है क्या, एक है मार्जिनल यूटिलिटी मल्टीप्लाई बाय एमयू, एमयू प्राइस बोलता हूं, एमयू प्राइस। एमयू प्राइस क्यों बोला, एक यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी की प्राइस, एमयू पर यूटिलिटी प्राइस। तो कितनी है वो 10 है, तो कितना आ गया 100 आ गया। आपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट यूनिट 1 खरीदा और उसका मार्केट में आपने पे कितना किया 50, तो यूटिलिटी कितनी मिली आपको इक्विवेलेंट टू प्राइस 100। मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मिली आपको 100 और प्राइस कितना पे किया 50। तब इस केस में आप क्या करोगे, परचेज करोगे। सेकंड यूनिट में बताओ आपको यूटिलिटी कितनी मिल रही है 8। इन इक्विवेलेंट टू प्राइस बोले तो कितना मिल रहा है 8 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 80 रुपीज की इक्विवेलेंट की आपको यूटिलिटी मिल रही है।
आप पे कितना कर रहे हो 50, सेकंड यूनिट के लिए भी। तो आपको बताओ यूटिलिटी कितनी मिली 80 की और पे कितना किया 50, तो आप परचेस करोगे, हाँ यूटिलिटी ज्यादा मिल रही है और आपने पेमेंट क्या किया है कम। नेक्स्ट है सेवेंथ में 70 रुपीज तक की यूटिलिटी मिल रही है और पे कितना कर रहे हो 50, यहां भी परचेस करोगे। आपने फोर्थ यूनिट से आपको 5 यूटिलिटी मिली, मतलब आपको 50 की यूटिलिटी मिली है। सो मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मिली 50 और प्राइस कितना पे किया है 50। ऐसे केस में एक नॉर्मल सेंसिबल कंज्यूमर जो रहेगा यहां तक मैक्स टू मैक्स परचेस कर सकता है। एक्चुअली ऊपर ही तक करेगा, मैक्स टू मैक्स कहां तक करेगा, यहां तक परचेस कर लेगा। फिफ्थ यूनिट से हमको यूटिलिटी मिल रही है कितनी 3 की, इसका मतलब है हमको कितना मिला मार्जिनल यूटिलिटी इक्विवेलेंट टू प्राइस 30 की मार्जिनल यूटिलिटी मिली। और अब पे कितना करना पड़ रहा है 50। क्या एक नॉर्मल सेंसिबल बैलेंस कंज्यूमर परचेस करेगा, कभी भी नहीं। सो यहां पास वो परचेस नहीं करेगा। और लास्ट में भी जब 10 यूटिलिटी मिलेगी और आपको पे 50 करना है, ये कौन सा एग्जांपल है मालूम है, थिएटर का है, जब आपके एज में थे। ओके, मॉम डैड के साथ जाओ तो एक अलग होता है, ओके काका काकू के साथ जाओ वो सब अलग होता है, कौन पे करेगा वो। जब आप इंडिविजुअली गए हो तो पे करते हो क्या, नहीं, बाहर 2 घंटा रुक लेते हैं, 1.5 घंटा की आधी मूवी वैसे खत्म हो गई है, 1.5 घंटा खत्म हो जाएगा, बाहर मस्त जाके ना रोहित कॉफी में मस्त 20-20 रुपए की कोल्ड कॉफी पिएंगे, बराबर। तो वहां 200 की कोल्ड कॉफी पीने की जरूरत नहीं थी। समझ में आया यहां तक। नीचे एक्सप्लेनेशन लिखा है फर्स्ट फॉर 3 यूनिट्स, फॉर फर्स्ट 3 यूनिट्स MU in terms of money is greater than the price paid. MU in terms of money is greater than the price paid. Rational consumer will willingly buy these units. For fourth unit में क्या हो गया, MU in terms of money and the price is paid is equal. Consumer can also think of buying fourth unit. Consumer can also think of buying 4 unit, not compulsory. And fifth and sixth unit में MU in terms of money is less than the market price paid. Rational consumer will not buy further once MU is equal to price. इसके बाद वो परचेज नहीं करेगा। रीजन, एक रैशनल सेंसिबल बैलेंस कंज्यूमर होगा तो ये ऐसी हरकतें नहीं करेगा। एक और एग्जांपल है, आप बोलोगे सीधे अल्कोहल में ही आ जाते हो, लेकिन जब लॉकडाउन था तब क्या हो रहा था, जो अल्कोहल थे वो क्या हो रहे थे, बहुत ज्यादा ओवर प्राइस में सेल हो रहे थे। तो फिर से उनके केस में सर ये क्यों अप्लाई हो रहा था, जब प्राइस बहुत ज्यादा पे करना पड़ रहा है और यूटिलिटी उनको ज्यादा ही मिल रही थी। क्यों, लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई उनको नहीं होता। क्यों, क्योंकि वो कौन है, एडिक्टेड भी है और साथ में वो रैशनल कंज्यूमर नहीं है। नेक्स्ट सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, एंड उनको क्या बोलते हैं, जब MU इज ग्रेटर देन द प्राइस है, जब मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा है और प्राइस क्या है कम है, तो अपन उसको बोलते हैं इंट्रा मार्जिनल यूनिट्स। क्या बोलेंगे उसको, इंट्रा मार्जिनल यूनिट्स। ध्यान रखना, ऐसे बड़े बड़े शब्दों के साथ आपका एग्जामिनर आपसे दुरुपयोग 12th में तो नहीं करेगा, लेकिन और कुछ भी बताया आपको। ये इकोनॉमिक्स आपके, इसकी यूटिलिटी कब तक है, जब तक है जान। MU इज इक्वल टू प्राइस रहेगा तो उसको बोलते हैं मार्जिनल यूनिट, या कि उसको बोलते हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। और एक ये वर्ड जो इक्विलिब्रियम है इकोनॉमिक्स में आपको बार बार आएगा। इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है, कुछ चीज इक्वल होना। तो इक्वल मतलब जो टॉपिक पढ़ रहे हो उसके अगल बगल वाली चीज जो है वो क्या है, इक्वल होगी। मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू प्राइस, अभी इतना ही समझो, जब डिटेल में आएगा और देखेंगे। मार्जिनल यूटिलिटी इज लेस देन द प्राइस पेड, इसको बोलेंगे एक्स्ट्रा मार्जिनल यूनिट्स। ओके, ये कुछ याद रखने की चीज है, बाकी इतना ज्यादा ऐसा नहीं है कि एग्जाम में आ जाएगा, लेकिन एक सिंपल से कंसेप्ट की तरह ये एमसीक्यू में ऑब्जेक्टिव मैच द फॉलोइंग कुछ किसी भी चीज में इजीली पूछा जाने वाली चीज है और ये पूछेगा। तो आपको ये पूरा नहीं याद, मतलब इसको आपको लिखना नहीं है, लेकिन ध्यान रखना ये ऑब्जेक्टिव में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछेगा आपको। सो समझ में आया क्या कंसेप्ट? मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था मार्जिनल यूटिलिटी को किसमें कन्वर्ट कर लो, प्राइस में, और फिर उस प्राइस को उससे कंपेयर करना है, कंसेप्ट होता है खत्म। ओके, अब बाकी अंदर का ज्ञान अंडरस्टैंडिंग से आप पूरा लिख सकते हैं। ये काफी बड़ा है, बुक्स में भी दिया हुआ है, काफी समराइज करके मैंने ऑलरेडी यहां पास दिया हुआ है। सो दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द होल चैप्टर।
आप अपने टेक्स्ट बुक से पूरा चेक कर सकते हैं, इसमें से कोई भी एक भी कंसेप्ट हमने मिस नहीं किया है। नेक्स्ट आपको दे रहा हूं नेक्स्ट 30 सेकेंड्स टू रिवाइज। जो भी चार्ट में दिया हुआ है सब एक बार जल्दी से रिवाइज कर लो, फिर हम इसका एक फाइनल रिवीजन लेते हैं। डन। नेक्स्ट चार्ट। कंप्लीट हुआ सबका? चले नेक्स्ट में रिवाइज कर ले। चलो चलो फास्ट से एक बार फास्ट से जल्दी से बोल दीजिए। इंट्रोडक्शन में इसका नहीं, इंट्रोडक्शन में यूटिलिटी क्या है आपकी? कैपेसिटी ऑफ अ गुड्स टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। मैं बोल लेता हूं, आप लोग अच्छे से सुन लो। सेकंड आपका क्या है? एवरी इंडिविजुअल ट्राइज टू सेटिस्फाई हिज वांट फ्रॉम द अवेलेबल रिसोर्सेज। फिर आपका फीचर्स है मेरे से सब इंप्रेस, मेरे से मल्टीपर्पज, सब्जेक्टिव कंसेप्ट, यूजफुलनेस, बेसिस ऑफ डिमांड, इंटेंसिटी, मेजरेबल, प्लेजर, रिलेटिव कंसेप्ट, न्यूट्रल एंड सेटिस्फैक्शन। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, फॉर्म, प्लेस, टाइम, सर्विस, नॉलेज, पोजीशन। फिर नेक्स्ट उसके अंदर का कंटेंट कैसे लिखोगे? यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीज विद अ चेंज इन फॉर्म, प्लेस, टाइम, सर्विस, नॉलेज, पोजीशन। नेक्स्ट आता है टू कंसेप्ट है, वन इज अ टोटल यूटिलिटी एंड सेकंड इज मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी, यूटिलिटी डेराइव फ्रॉम द ऑल द यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम बाय द कंज्यूमर इज नोन एज टोटल यूटिलिटी। और उसका फॉर्मूला क्या लिख जाएगा? टू इज इक्वल टू समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। नेक्स्ट आपका रहेगा मार्जिनल यूटिलिटी, यूटिलिटी डेराइव फ्रॉम वन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम बाय द कंज्यूमर इज नोन एज मार्जिनल यूटिलिटी। उसका फॉर्मूला हो जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ n यूनिट इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस 1। नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट हमने पढ़ना चालू किया क्या? डीएमयू का। डीएमयू में आपने देखा, आप देखते रहो स्क्रीन को, बस काफी है, मेरे लिए काफी है, पिछले 25 सालों से देख रहा हूं इनको। इंट्रोडक्शन में आप लिखोगे फर्स्ट प्रपोज्ड बाय गोसेन, फर्दर एक्सप्लेन्ड बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल इन हिज बुक्स प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स इन 1819। और ये एक रैशनल कंज्यूमर, कॉमन कंज्यूमर का बिहेवियर है। नेक्स्ट, मोर वी हैव अ कमोडिटी लेस वी डिजायर टू हैव इट। स्टेटमेंट में क्या लिखोगे? अदर थिंग्स बीइंग रिमेन
constant. Marginal utility of a commodity decreased या diminished within a successive unit of a commodity consumed by the consumer. Schedule बनाओगे. फिर आएगा assumption. What are the assumptions of law of DMU? Divisibility, homogeneity, rationality, reasonability, continuity, constancy, cardinal measurement, single bond. Next आता है what are the exceptions of law of DMU? Power of money addiction makes hobo chingu. Power, money, addiction, hobo, hobbies and chingu, mises. यूएस में आईसीयू क्या है? क्रिटिसिज्म या कि लिमिटेशंस ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू. इसका मतलब क्या होगा? जल्दी से बता दो. यूएस में यू अनरियलिस्टिक अजम्पशन, एस सिंगल वांट, आई इंडिविजुअल गुड्स, सी कार्डिनल मेजरमेंट एंड यू कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी. कोवोलोपो इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू. यूजफुलनेस टू द कंज्यूमर, यूजफुलनेस टू द गवर्नमेंट, लॉ ऑफ बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड. लास्ट है पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू. पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू मनी difference between value in use and value in exchange. Value in use means usefulness of a commodity and value in exchange means rate of exchange of one commodity with another. Example water or either diamond. Next आता है हमारा क्या? Comparison, relationship between the marginal utility and price. हम marginal utility को हम किस में convert करेंगे? प्राइस, उसके मनी में कन्वर्ट कर देंगे और उसको हम फिर प्राइस से कंपेयर करेंगे. कंपेयर करने में जब तक हमारा MU इज ग्रेटर देन द प्राइस आएगा तब या इक्वल टू द प्राइस आएगा तब तक हम उसको बाय करेंगे, एक नॉर्मल रैशनल सेंसिबल बैलेंस कंज्यूमर. और उससे यदि MU इज लेस देन द प्राइस पेड होगा तो क्या करेगा? नॉर्मल सेंसिबल बैलेंस कंज्यूमर परचेज नहीं करेगा. लास्ट में हमने देखा है बस इंट्रा मार्जिनल यूनिट्स, फिर मार्जिनलिज्म के बारे में बात किया है और लास्ट में एक्स्ट्रा मार्जिनल यूनिट्स. एक्स्ट्रा मार्जिनल यूनिट्स मतलब एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ रहा है. ठीक है. So this way we have completed this session. Thank you so much. See you all in the next session, next chapter. Take care. Bye bye.